डॉक्टर कृष्णलता सिंह समकालीन हिंदी कथा साहित्य में एक प्रसिद्ध नाम हैं। उनकी लिखी कहानियाँ यथार्थ के बहुत ही नज़दीक होती हैं। स्त्री विमर्श उनकी कहानियों का एक मजबूत आधार है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी वो भागी नहीं थी, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। विद्यालय का नवीन सत्र, समस्याओं का अंबार, एक से निपटो तो दूसरी सामने खड़ी। मिलने वालों से फुर्सत नहीं पा रही थी, सांस लेने का समय नहीं था। गर्मी अलग से गजब ढाई थी। बिजली का कुछ अता पता नहीं था कि कब आएगी कब जाएगी। पानी का गिलास मुंह तक पहुंच भी नहीं पाया कि एडमिशन इंचार्ज क्लर्क का फ़ोन टनटना उठा। मैडम जी, एक महिला अपनी 2 लड़कियों के एडमिशन फॉर्म पर पिता का नाम नहीं भर रही हैं। अनुरोध करने पर कहती हैं कि इस नियम को बदलो। क्या मुसीबत है? अच्छा, मेरी बात कराओ। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। देखिए, फॉर्म पर पिता का नाम लिखना एक आवश्यक औपचारिकता है। उसे पूरा करने में आपको क्या ऐतराज़? ऐतराज़ है मैडम जी। अगर बाप निकम्मा, कमीना और लालची हो, शराब पीने के लिए बेटी को पढ़ाने की जगह बेच देना चाहता हो, तब भी उसका नाम लिखना चाहिए? मैं निरुत्तर। महिला दमदार और साहसी लगी। जो कार्य हमारा महिला आयोग, नारी सशक्तिकरण कानून और बुद्धिजीवी वर्ग सिर्फ कागज़ों पर करते रह गए, टीवी चैनल मुफ्त की बहस कराते रह गए, इस महिला ने तो उसे कार्य रूप में परिणत कराने की ठान ली। वाह, क्या बात है! इससे तो मिलना पड़ेगा। सोचकर मैंने कहा, आप मेरे ऑफिस में आने का कष्ट करें। कुछ क्षणों बाद वो महिला मेरे ऑफिस में दाखिल हुई। उसे देख मैं ठगी रह गई। वो भी कुछ क्षणों के लिए किंकरत विमूढ़ हो गई। हंसा, तुम यहाँ? मेरे मुंह से विस्मय से निकला। बुआ जी, आप यहाँ? खुशी से वो लगभग चीख पड़ी। चेत आने पर मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मैंने भी उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, हंसा, विद्यालय में हम तुम खुलकर बातचीत नहीं कर पाएंगे। शाम को घर पर मिलते हैं। घर विद्यालय के साथ ही है। ठीक है, कहकर वो चली गई। पूरा दिन काम में मेरा दिल नहीं लगा। हंसा दिलो दिमाग पर छाई रही। शाम को उसका इंतज़ार करते हुए मैं उसी के बारे में सोचती रही। हंसा से मेरी मुलाकात दिल्ली में भाभी के घर पर हुई थी। उनके यहाँ वो झाड़ू पोछा और बर्तन साफ़ करती थी। साधारण रंग रूप की 25-26 साल की लड़की थी। किसी अच्छे परिवार की लगती थी। पेशेवर काम वालियों की तरह चालाक और मुंहफट नहीं थी। साफ़ सुथरी, काम में सलीका और बोली में बिहार की मिठास थी। काले काले घुंघराले बालों की लटें उसके गालों को चूमती हुई उसके चेहरे को मासूमियत से भर देती थी। मैं उसकी लटों की तारीफ़ करते हुए अक्सर ये गाना गुनगुना देती, लट उलझी सुलझा जा बालम। ये सुनकर वो शर्मा जाती और कहती, क्या करूं, कितना भी कसकर बांधूं, कब्जे में नहीं आती। सुबह 7:30 बजे सोसाइटी में आ जाती। शाम के 7 बजे तक एक घर से दूसरे घर में पहिए की तरह भागती फिरती। जरा सी देर होने पर सबके फ़ोन एक दूसरे के घर बजने लगते। हंसा आई या नहीं? हर मर्ज की दवा हंसा थी। ना कहना उसने सीखा ही नहीं था। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाने के अलावा सोसाइटी के अधिकांश घरों के पंखे और शीशे के दरवाजे वही साफ़ करती थी। भाभी के सामने वाले फ्लैट में बुज़ुर्ग विश्वास साहब अकेले रहते थे। उनका सुबह का नाश्ता बनाकर भाभी के घर आ जाती। यहाँ का काम निपटाकर फिर अन्य घरों में जाती। सबका काम निपटाकर तसल्ली के साथ विश्वास साहब का पूरा काम करके रात का खाना बनाकर रख देती। फिर सब घरों के लंच के बर्तन निपटा के अपने घर जाती। कभी कभी शाम को भाभी के कहने पर चाय बनाकर पिलाती और 2 घड़ी सांस लेने के लिए खुद भी बैठकर पीने लगती। यही कुछ पल उसके पास फुर्सत के होते थे। इतनी भागदौड़ और कमर तोड़ मेहनत के बाद भी सदैव खिलखिलाती रहती। मैं उसे खिल्लो बावली बुलाती। विश्वास साहब का टूर का जॉब था, अतः जब वो नहीं होते तब सुबह सुबह हंसा भाभी के घर आ जाती। उसकी झाड़ू की खुरखुराहट से मुझे बहुत कोफ्त होती। मुझे सोने दो, मेरा कमरा बाद में कर लेना, कि मनुहार को वह एक सिरे से खारिज कर देती और मुझे उठाकर ही दम लेती। अरे बुआ जी, सुबह हो गई, उठो, हाथ मुंह धो लो, आपके लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ। आज तो आपको सत्तू का पराठा बनाकर खिलाऊंगी। सारे पराठे भूल जाओगी कसम से। मुझे उठना ही पड़ता।
कभी कभी मालिश भी कर देती थी। उसी दौरान उससे आत्मीयता ज़्यादा बढ़ी। हंस हंस कर अपने अंदर के रिश्ते हुए दर्द को सहिजती हुई अपने जीवन के अध्याय मेरे सामने खोल कर बैठ जाती। कहती, बुआ जी, मैं तो जन्म से ही अभागन हूँ। माँ बाप के घर पर 4 बेटियाँ पहले से ही थीं, 5वीं मैं आ टपकी। पोते की आस लगाए बैठी दादी ने गुस्से से कहा, फेंक दो इस नासपीटी को कहीं। दादी मुझे ठिकाने लगाती। इससे पहले दादी की नज़रों से दूर करने के लिए माई ने अपनी निसंतान भाभी की गोद में मुझे डाल दिया और हमेशा के लिए मुझे भूल गए। मैं तो माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची और बुआ फूफा सबके प्यार के लिए तरस गई। आपको बुआ बुलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी तुम्हारे मुंह से बुआ बुलाना बहुत मीठा लगता है। तुम्हारे मामा मामी ने तो प्यार दिया होगा। हाँ, उन्होंने बड़े लाड़ चाव से मुझे पाला पोसा, पर गांव में स्कूल नहीं था, इसलिए पढ़ लिख नहीं सकी। अनपढ़ का कलंक माथे पर ऐसा चिपका कि कोई पढ़ा लिखा नौकरी पेशे वाला वर शादी के लिए नहीं मिला। बोलते बोलते उसके चेहरे पर उदासी के बादल घिर आए। हंसते हंसते ज्ञानियों की तरह बोली, कहते हैं ना, जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। सो एक दिन जीन्स शर्ट पहने, घड़ी और काला चश्मा लगाए छैला बाबू बने मामी के भाभी का छोटा भाई हमारे गांव घूमने आया। दिल्ली में प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करता है, बताकर हमें पसंद कर लिया। एहसान मानकर मामा मामी ने खूब दान दहेज देकर धूमधाम से मेरा ब्याह कर दिया। यहाँ आकर पता चला कि वो तो रिक्शा चलाता है। तुम्हारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ। धोखे के साथ मैंने समझौता कर लिया है। जो नसीब में लिखा है सो मिल गया, उसी में खुश हूँ। मेरी बहनें खूब अच्छे घरों में ब्याही गई हैं, पर मुझे उनसे कोई जलन नहीं होती। लेकिन मैं अपनी बेटियों और बेटे को ज़रूर खूब पढ़ाऊँगी। मुझे चाहे जितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, एक बार नसीब से भी लड़ जाऊँगी। वेरी गुड, शाबाश, ऐसे ही हौसला बनाए रखना। फिर कुछ सोचते हुए मेरे पैरों की मालिश करने लगी। अनजाने में ही उसने मेरे भविष्य की रूपरेखा बना दी। अचानक बोल पड़ी, बुआ जी, आप अपना स्कूल क्यों नहीं खोल लेती? मेरे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ेंगे और मैं स्कूल में आया का काम करूँगी। मेरी सारी समस्या हल हो जाएगी। वाह, क्या आइडिया है, कहकर मैं हंस पड़ी। हंसा हमारी तरह सपने बहुत बुनती थी, इसलिए वो औरों से अलग थी और मेरी प्रिय। तब नहीं मालूम था अकस्मात बाबा की मृत्यु हो जाएगी और ये विद्यालय मेरी जिम्मेदारी बन जाएगा। लगभग 5-7 सालों से हंसा ने अचानक काम पर आना छोड़ दिया। उसकी कोई खबर नहीं मिली। भाभी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। सोसाइटी में उड़ती उड़ती खबर मिली कि हंसा भाग गई। क्यों भागी, किसके साथ भागी, कहाँ भाग कर गई, कुछ पता नहीं चला। सच तो ये रहा होगा कि किसी को खबर लेने की ज़रूरत भी नहीं रही होगी। एक काम वाली गई, दूसरी काम पर आ गई, बात ख़त्म। मुझे सुनकर हंसा पर बहुत गुस्सा आया था। बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाली ऐसी निकली। भोले चेहरे के पीछे ऐसी दुश्चरित्रता, विश्वास नहीं हुआ। लेकिन इस मायावी दुनिया में सब कुछ संभव है। ऐसा सोचकर मैं धीरे धीरे हंसा को भूलने लगी। नमस्ते बुआ जी। उसकी आवाज़ ने मुझे अतीत से वर्तमान में लापटका। नमस्ते, आओ बैठो, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपसे इस तरह मुलाकात हो जाएगी। तुम कहाँ चली गई थी बिना बताए, बिना हिसाब किए? मैंने सुना। मेरे अधूरे वाक्य को हंसा की तल्ख आवाज़ ने पूरा किया। हंसा भाग गई, यही ना सुना? ठीक ही सुना था आपने। भागती नहीं तो क्या करती? खोटी तकदीर लेकर पैदा हुई थी, उसी को संवारने की कोशिश में जुटी थी। आपको तो मालूम है, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक घर बाहर के कामों में चकर घिन्नी की तरह घूमती रहती थी। पैसा कमाने की मुझ अनपढ़ में जितनी सामर्थ्य थी वो सब झोंकती थी, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे स्कूल का मुंह देख सकें। रात को थकी हारी बिस्तर पर जब लेटती तब बच्चों के सुंदर भविष्य के सपने थपकी देकर मुझे सुलाते थे। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था, सिर्फ आंखों में बच्चों की पढ़ाई का सपना तैरता रहता था। आदमी भी ठीक कमा लेता था, उसका भी यही सपना था। फिर क्या हुआ? नसीब फूटा था। आदमी गलत लोगों की संगत में पड़ गया। उसके रंग ढंग बदलने लगे, सपने पीछे छूटने लगे, शराब और जुए की लत लग गई। खर्चे के लिए पैसे देने में भी आनाकानी करने लगा। दिन की कमाई रात में शराब और जुए में उड़ा देता। धीरे धीरे रिक्शा चलाना भी कम कर दिया। आलस में घर पर ही पड़ा रहता।
घर खर्च के लिए पैसा देना तो दूर, शराब और जुए के लिए पैसे मुझसे मांगने लगा। नहीं देने पर मारपीट करता, गाली गलौज तो रोज़ की बात थी। घर की चीज़ें भी उठाकर बेचने लगा। कभी कभी मुझे घर में बंद कर देता था। कहता, तू काम के बहाने अपने यारों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है, अब देखूं कैसे जाती है। विश्वास अंकल की देखभाल ठीक से करती थी, इसीलिए उनकी दुबई वाली बेटी हमारे बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने ले आती थी। सामान देखकर विश्वास अंकल के लिए गंदी गंदी बातें बोलता, जो मैं आपको बता नहीं सकती। लड़के को सिर्फ अपना मानता था, लड़कियों के लिए कहता पता नहीं किसका गंदा खून है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इन सब लांछनों से कैसे निपटूं। हाँ, याद आया हंसा, एक बार तुम 2-3 दिनों के लिए काम पर नहीं आई थी, तब भाभी तुम पर बहुत गुस्सा हुई थी। बुआ जी, ये एक दिन का किस्सा नहीं था, अक्सर ऐसा होता था। झूठे लांछन सीना चीर देते थे। डरे सहमे बच्चों के मुंह देखकर विवशता में तिलमिला उठती थी। मैडम लोगों की खरी खरी बातें सुनकर आंखें छलक पड़ती, लेकिन ये सब बातें मेरी हिम्मत नहीं तोड़ पाए थे। सब कुछ सह लेती अगर वो मेरी बेटियों की पढ़ाई के आड़े ना आता, उन्हें बेचने की कोशिश न करता। मैंने चंदा और कला को स्कूल में डालने के लिए रुपए इकट्ठा किए थे। उसने वो रुपए चुरा कर शराब और जुए में उड़ा दिए। पूछने पर उसका बेशर्मी भरा जवाब था, चंदा को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी नौकरी पक्की हो गई है। मैक्स स्कूल की मैडम के घर चंदा कल से जाएगी, उनके छोटे बेटे को खिलाएगी, खाना कपड़ा रहना और ऊपर से 1000 रुपया भी देंगी। जैसे जैसे चंदा बड़ी होगी, घर का काम संभालने लायक हो जाएगी, तनख्वाह भी बढ़ती जाएगी। मैडम ने तो एडवांस भी दे दिया है। मैं चीखी, तू बेटी को बेच आया, कैसा बाप है। मगर याद रखना, मेरी बेटी आयागिरी नहीं करेगी। वो हंसा, तो क्या तेरी बेटी कलेक्टर बनेगी? मैंने भी कह दिया, क्यों नहीं बन सकती। उसने ताना मारा, मेम साहबों के बीच रहकर आसमान में उड़ने लगी हो, खूब ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगी हो। मैंने भी अपना निश्चय उसे बता दिया, सपने देखूंगी तभी तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटा पाऊंगी। मेरी बात सुनकर चिढ़ गया और बोला, देखता हूँ तेरी हिम्मत। कहकर तड़ातड़ रात घूंसे मारना शुरू कर दिया। जब वो मार कर थक गया तब उसने गिलास उठाकर मारा। देखिए ये निशान। सचमुच कनपट्टी के पास गहरा निशान था, जो इतने सालों के बाद भी नहीं मिटा था। मैंने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? खून देखकर शायद वो डर गया था। कमरे में हम तीनों को बंद कर रात भर बाहर पहरेदार की तरह बैठा रहा। बुआ जी, सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। निश्चय किया, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। अनपढ़ होने की जो व्यथा मैं भोग रही हूँ, उसी व्यथा की विरासत मैं अपनी बेटियों को कभी नहीं दूंगी। सोचा, मैं कमज़ोर क्यों हूँ? 2 हाथ पैर मेरे भी हैं। वो रोज़ मुझे मारता है, तो क्या एक दिन मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकती? पति पर हाथ उठाने से पाप लगेगा तो लगने दो, नरक मिलेगा तो अभी कौन सा स्वर्ग का सुख भोग रही हूँ। बस ये विचार आते ही मन कड़ा हो गया। एक उपाय सूझा। रात में ही 2 छोटे छोटे थैलों में कपड़े और बैग में ज़रूरी सामान रख लिया। बेटियों को भी समझा दिया कि उन्हें क्या करना है। सुबह सुबह मैंने दरवाज़ा पीट कर कहा, ठीक है, चंदा काम करेगी, दरवाज़ा खोलो। अपनी जीत पर खुश होकर बोला, एक रात में अकल ठिकाने आ गई साली की। कहकर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। मैंने पीछे से उस पर डंडे से कसकर वार किया। हाय, मार डाला छिनाल कहीं की, कहकर सिर पकड़ कर बैठ गया। झटपट हम तीनों अपना सामान लेकर बाहर आ गए। अब की दरवाजे के बाहर से कुंडी मैंने लगाई और चल पड़ी अनजान रास्ते पर। इतने सालों कहाँ रहीं, कैसे रहीं? मैंने जिज्ञासावश पूछा। जैसे भाग्य ने आज आपसे मिला दिया, वैसे ही उस दिन BDO मैडम से मिला दिया था। बिना टिकट बनारस जाने वाली ट्रेन में चढ़ गई थी, इसलिए TT ने एक स्टेशन पर उतार दिया। समझ में नहीं आया कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। घर की छत टूटने पर सारी दुनिया बिना छत के नज़र आने लगी। भूख प्यास से वैसे ही बुरा हाल था, ऊपर से बेटे के लिए मन कलप रहा था। तभी सामने देखा, आगे आगे कुली सामान लेकर जा रहा था। पीछे पीछे एक मैडम ऊंची एड़ी की सैंडल पहने तेज़ कदमों से चली जा रही थी। अचानक उनका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से गिर पड़ी। मैंने लपक कर उनको उठाया। वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, शायद पैर में मोच आ गई थी। मैंने उन्हें सहारा देकर किसी तरह पास की बेंच पर बैठाया। आवाज़ देकर कुली को रोका।
मेरी तो आदमी की कृपा से रोज़ ही हड्डी पसली टूटती थी, सो दर्द की एक ट्यूब मेरे पर्स में पड़ी थी। मैंने उसी ट्यूब से मैडम के पैर की धीरे धीरे मालिश कर दी। उन्हें थोड़ा आराम मिला। धीरे धीरे सहारा देकर हम उन्हें वेटिंग रूम तक लाए, पानी लाकर पिलाया। खुश होकर उन्होंने कहा, कहाँ जाना है? मेरा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। मुझे खुद पता नहीं है कि कहाँ जाना है। मेरी चोट को गौर से देखकर बोली, लगता है आदमी से झगड़ा हुआ है, गुस्से में हो। लड़ झगड़ कर आती तो वापस लौटने की आस रहती। हम तो कभी ना लौटने के लिए घर छोड़ कर आए हैं। अब कहाँ जाओगी? पता नहीं, फिर मेरे साथ चलो। जब सोच लेना कि तुम्हें कहाँ जाना है तब चली जाना। लगा अंधेरे में दिया जल गया है, रास्ता दिख जाएगा। मैं उनके साथ चल पड़ी। उन्होंने बड़े धैर्य से मेरी पूरी राम कहानी सुनी। बीच बीच में उनकी आंखें छलक जाती थीं। लगता था उन्होंने भी कहीं गहरी चोट खाई थी। रहने की जगह दी। धीरे धीरे आंगनबाड़ी में मेरी नौकरी लगवा दी। लड़कियां वहीं ब्लॉक के स्कूल में पढ़ने लगीं। रात में जो स्कूल बड़ों के लिए चलते थे उसमें मैं पढ़ने लगी। मैडम की सहायता से मैंने हाई स्कूल पास कर लिया। अनपढ़ का कलंक माथे से मिट गया। अब मैं ग्राम सेविका हूँ। खाली समय में सेवा संस्था के लिए चिकन की कढ़ाई का काम करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमा लेती हूँ। लड़कियाँ पढ़ने में अच्छी हैं, अतः उन्हें वजीफ़ा मिल रहा है। देखो, उधर मैडम का ट्रांसफ़र हुआ और इधर आपसे ईश्वर ने मिला दिया। लड़कियों की इच्छा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने की थी। अब लग रहा है कि उनका सपना और मेरा संकल्प आपके सहारे पूरा हो जाएगा। ज़रूर हो जाएगा, कल विद्यालय में आ जाना। हंसा खुशी खुशी नमस्ते करके चली गई। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि बेटियों को पढ़ाने की इतनी ललक, इतना संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों से जूझने की इतनी हिम्मत अनपढ़ हंसा में कहाँ से आई होगी। वो तो हम सबके लिए मिसाल बन गई है। भले ही महिला दिवस पर टीवी चैनलों पर कीमती साड़ी, गहनों से सजी, सुविधा संपन्न, सफल एवं भव्य व्यक्तित्व वाली महिलाओं के सेमिनार में हंसा जैसे लघु व्यक्तित्व की उपस्थिति दर्ज न हो। सिने तारिकाओं, टीवी कलाकारों एवं अन्य ख्याति लब्ध लोगों के संघर्ष के दास्तानों एवं साक्षात्कारों से पटे दैनिक समाचार पत्रों के पन्नों में हंसा जैसी महिलाओं के लिए एक पंक्ति भी ना हो। दुनिया इनकी पहचान को सिर आंखों पर न बैठाए, राष्ट्रपति का सम्मान न मिले, लेकिन महिला सशक्तिकरण पर जुगनू की तरह थोड़ी सी रोशनी से अपने अस्तित्व का आभास कराने वाली हंसा जैसी असंख्य स्त्रियों के सशक्त हस्ताक्षर अमिट हैं, क्योंकि वो कर्तव्य पथ से भागी नहीं थीं। अभी आप सुन रहे थे एक कर्मठ स्त्री की कहानी, वो भागी नहीं थी, जिसे लिखा था डॉक्टर कृष्णलता सिंह ने और आवाज़ दी थी मैंने, यानी सीमा सिंह। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। मैं प्रतीक्षा करूँगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।